एक 20 माले की बिल्डिंग का खाली फ्लैट जिसके बाहर ताला लगा था और उस फ्लैट के अंदर से दरवाजे को पीटने की आवाजें आ रही थी। पांडे जी इस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे और उनका फ्लैट इस फ्लैट के ठीक उल्टी तरफ था। सुबह सुबह ऐसी आवाजों को सुनकर उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी को बुलाया और ताले को तोड़वाने लगे। तब तक बिल्डिंग के और भी कई लोग वहां जमा हो चुके थे। अंदर से आती हुई आवाज अरविंद की थी। काफी देर के बाद जाकर दरवाजा खुला और सामने बदहवाश सी हालत में था अरविंद, जो उस फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। और इस वक्त वो जिस फ्लैट में था उस फ्लैट के एक कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्डिंग के सेक्रेटरी पांडे जी सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़े और बाहर खड़े लोगों ने पांडे जी की चीख सुनी। सभी लोग दौड़कर अंदर गए तो आईने के ठीक सामने अरविंद की बीवी की लाश थी। अरविंद की बीवी की मौत कैसे हुई, वो दोनों इस घर में कैसे पहुंचे, दरवाजे के बाहर ताला कैसे लगा था, और भी कई सारे सवाल एक एक करके उमड़ रहे थे वहां मौजूद सबके मन में। मामला किसी की मौत का था, इसलिए पांडे जी जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और छानबीन और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि यह फ्लैट किसी जॉर्ज का था और करीबन 2 सालों से बंद पड़ा था। पुलिस ने जब अरविंद से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल दोपहर में जॉर्ज उसके घर आया था और उसने बताया कि वो ये फ्लैट वापस खोल रहा है, इसलिए आज शाम को उसने एक पार्टी रखी है। शाम तकरीबन 9 बजे मैं और मेरी वाइफ इस फ्लैट में आए तो पता चला कि हम सबसे पहले ही यहां पहुंच गए थे। हम सब ने बैठकर बातचीत शुरू ही की थी कि डोरबेल बजी। जॉर्ज ने कहा कि मैं दरवाजा खोल कर आता हूं और उसके बाद तकरीबन 5-6 मिनट तक जब वो वापस कमरे में नहीं आया तो मैं अपनी जगह से उठा दरवाजे की तरफ जाने के लिए। उठकर मैंने 2-3 कदम ही लिए होंगे कि कमरे की बत्ती चली गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि पूरी सोसाइटी की ही लाइट गई हुई थी। लाइट जाने पर तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही यहां वापस भी आ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में पावर बैकअप है। इससे पहले कि लाइट आती, अंधेरे में ही मैंने मेरी बीवी नेहा की एक चीख सुनी। तकरीबन 1 मिनट बाद जब लाइट वापस आई तो देखा नेहा के पांव घुटने के नीचे से पैरों की उंगलियों तक खून से सने हुए थे। देख के लग रहा था जैसे किसी ने नाखून गड़ा करके नोचा हो उसके पैरों को। मैंने नेहा से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो नेहा कुछ नहीं बोली और पागलों की तरह दौड़कर एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं जोर जोर से दरवाजे पर अपने लात और कंधे से मार रहा था, पर नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत बार कोशिश करने के बाद दरवाजा एक झटके से खुला। कमरे में नेहा अजीब सी आवाजें करती हुई दीवार पर कुछ लिख रही थी। मैं देखता रहा कि वो क्या लिख रही है। बहुत से पढ़ा तो दीवार पर लिखा था, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। पुलिस ने अरविंद की बातों को बीच में ही काटते हुए दोबारा उस कमरे की जांच करी तो सच में दीवार पर वही लिखा था जिसका जिक्र अरविंद ने अपनी बातों में किया था। पुलिस ने पूछा, उसके बाद में क्या हुआ? अरविंद ने कहा कि मैं नेहा पर जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो नेहा, पागल हो गई हो क्या? इस पर वो कुर्राते हुए मेरी तरफ देखने लगी और तभी उस कमरे में रखे शीशे के अंदर से एक आवाज आई,
ऐसी आवाज मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुनी थी, क्योंकि आवाज शीशे के अंदर से आ रही थी। नेहा वैसी ही पागलों की तरह आवाज करते हुए उस शीशे की ओर बढ़े जा रही थी, और जब वो एकदम शीशे के नजदीक थी तो वो उस शीशे से ऐसे चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसको बहुत खींचने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसको शीशे से अलग किया तो वो मर चुकी थी। और इतना कहते कहते अरविंद रो पड़ा। अरविंद ने आगे बताया कि नेहा की इस हालत के बाद मैंने इस मेन डोर को खोलने की बहुत कोशिश करी, दरवाजे को बहुत खटखटाया, पर किसी ने रात भर दरवाजा नहीं खोला। पुलिस चाहकर भी अरविंद को हिरासत में नहीं ले सकती थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि नेहा की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। अब जॉर्ज से पूछताछ करने की बारी थी, क्योंकि यह फ्लैट जॉर्ज का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जॉर्ज को फोन करके बुलाया। उसे आने में एक दिन का वक्त लगा, क्योंकि उस वक्त जॉर्ज शहर में नहीं था, वो मध्य प्रदेश में था। आते के साथ ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूछताछ करने पर उसने साफ साफ बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस शहर में नहीं आया है। अरविंद की बीवी नेहा के साथ उसका अफेयर था, और उसकी खुद की बीवी की जब कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद उसने ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जॉर्ज ने बताया कि अरविंद की बीवी नेहा ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर मैं यहां और नहीं रहना चाहता था। इनफैक्ट मेरे भोपाल चले जाने के बाद भी उसने कई दिनों तक फोन पर मुझे बहुत परेशान किया, रोई, गिड़गिड़ाई, और मुझे इस घर में, इस शहर में मेरी बीवी की मौत के बाद सब कुछ अजीब लगता था, इसलिए मैं कभी वापस आया ही नहीं। जहां तक आपके बातों की सवाल है, तो आप चाहें तो मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूं कि वारदात की रात या उस दिन की दोपहर मैं इस शहर में था ही नहीं, मैं तो भोपाल में था। आप कहें तो मैं अपनी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज मंगवा देता हूं, आप मेरे फोन की लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। मैं अरविंद के घर गया ही नहीं था उसे किसी पार्टी के लिए इनवाइट करने। यह जरूर अरविंद की बीवी नेहा की ही कोई चाल होगी, ताकि मेरे ही घर में सुसाइड करके मुझे फंसा सके। पुलिस ने जॉर्ज को बीच में ही रोकते हुए कहा, शायद आपको पूरी बात मालूम नहीं, नेहा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, यह सुसाइड का मामला नहीं है। पुलिस ने कहा कि आप अभी के लिए तो जा सकते हैं, पर जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती आप इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जॉर्ज वापस अपने घर पहुंचा तो सीधा उस कमरे में गया जहां नेहा की लाश मिली थी। वहां दीवार पर वो लिखावट अब भी थी, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। न जाने जॉर्ज को क्या सूझी कि वो अपनी बीवी की डायरी निकालकर उसके पन्ने पलट रहा था और गौर से उस लिखावट को पढ़ रहा था कि तभी शीशे के अंदर से एक आवाज आई। जॉर्ज डायरी नीचे फेंककर पागलों की तरह उस लिखावट को मिटाने की कोशिश करने लगा, और इस बीच शीशे से आती हुई आवाज और भी ज्यादा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी थी। फिर जॉर्ज ने बिना सोचे समझे ही अपना हाथ उस शीशे पे रखा तो आवाज बंद हुई। जॉर्ज ने चैन की सांस ली ही थी कि अब वो आवाज दरवाजे पर होने लगी। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर हाथ रखा। आवाज
फिर बंद हो गई। 1 सेकंड ही हुआ होगा कि आवाज सामने रखे फूलदान से आई। जॉर्ज ने उसे पकड़ा तो फिर से आवाज बंद हुई और अगली आवाज टीवी के अंदर से थी। टीवी पर हाथ रखा तो आवाज बंद हुई और उसके बाद आवाज खिड़की पे हुई। दौड़कर खिड़की तक जाके जॉर्ज ने खिड़की के शीशे पे हाथ रखा तो आवाज तो बंद हुई पर साथ ही खिड़की भी खुली। खिड़की के खुलने से तेज हवाएं पूरे घर में आ रही थी और इस बीच किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो सीधे नीचे जाकर गिरा। जॉर्ज की लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी। सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी भी ली। सारे सबूत पुलिस के सामने थे पर उन सबूतों को लेकर पुलिस किससे पूछताछ करे ये खुद उन्हें भी मालूम नहीं था। घर में चारों तरफ जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स थे। दीवार पर जो पहले की लिखावट थी वो हल्की पड़ चुकी थी। सवाल तो कई खड़े थे पर मानने वालों के लिए जवाब उसी कमरे की दूसरी दीवार पर लिखा था, मेरा बदला पूरा हुआ। पास ही एक डायरी पड़ी थी जिससे हैंडराइटिंग मिलाने पर पता चला कि ये जॉर्ज की तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और डरावने एपिसोड में, जिसमें मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ट्रक ड्राइवर की एक सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुन लिया तो आपके डर के मारे रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर आपको ये सब मंजूर है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमर है, अमर सिंह। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन आज से 50 सालों पहले मैं एक ट्रक चलाया करता था। एक रात मैं दिल्ली के एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम से सामान लोड करवा के यूपी के एक शहर बदायूं जा रहा था। ये सन 1971 की बात है। उस वक्त सड़कों में ना ज़्यादा गाड़ियाँ होती थी, ना ही सड़क किनारे लोगों के घर। सड़कें खाली हुआ करती थी। बहुत कम ट्रक या रोडवेज की बसें होती थी जो कभी कभी सड़क में मिल जाया करती थी। मैं वैसे तो हमेशा अपने साथ एक हेल्पर लेकर चलता था, मगर उस रात मेरे हेल्पर के घर पर उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए वो तुरंत अपने गांव चला गया। मुझे सामान की डिलीवरी करने अकेले ही जाना पड़ा। वैसे मेरी कमर पर हमेशा एक किरपान रहता है, क्योंकि मैं एक सरदार हूँ, और इसलिए मैंने अपने पास एक तलवार भी रखी थी जो हमेशा मेरे ट्रक की सीट के नीचे रहती थी, ताकि कभी भी मुसीबत जैसे चोरी डकैती में वो काम आ सके। मैं तलवारबाजी में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, पर अगर कोई इंसान हो तो उसे तलवार से काटा जाए, मगर भूत को तलवार से कैसे काटे। उस रात उस सुनसान हाईवे में मेरे साथ जो हुआ उसके सामने मेरी तलवार भी फेल थी। मैं हाईवे में चल रहा था, दोनों तरफ जंगल था। तभी मुझे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे जंगल के पेड़ों के बीच एक पेड़ की टहनी में एक इंसान की लाश लटकी हुई दिखाई दी। मैंने ट्रक को धीमा किया, रुका नहीं, क्योंकि वो दृश्य डरावना लग रहा था। जमीन में गिरे हुए मरे हुए इंसान को देखना तो आसान है, मगर पेड़ से लटकी हुई लाश को देखना रूह कपा देने वाला दृश्य होता है। मैंने जब ट्रक धीमा किया तब मैंने देखा कि पैर की टहनी में एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत की लाश लटकी हुई थी। उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और वो अभी भी छटपटा रही थी।
मगर तभी मैंने कुछ देखा जिसे देखकर मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा। उस पेड़ के नीचे 2 छोटी बच्चियां खड़ी थी। उन्होंने फ्रॉक पहना हुआ था, इसलिए मुझे पता चल सका कि वो लड़कियां हैं। और वो दोनों बच्चियां ऊपर पेड़ की तरफ देखकर रो रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सोचा कि उन दोनों बच्चियों की माँ ने रस्सियों से लटक कर आत्महत्या कर ली है। तो मैं ट्रक से नीचे उतरा और हाथ में टॉर्च लेकर उन बच्चियों के पास जाने लगा। वहां चारों तरफ अंधेरा था। पता नहीं बिना लाइट के वो बच्चे और उनकी माँ वहां तक कैसे पहुंचे होंगे। मैंने मेरे टॉर्च की रोशनी उन बच्चियों के ऊपर डाली। तब मैंने गौर किया कि उन बच्चियों की पीठ में कुबड़ था। उनकी पीठ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। तभी उन दोनों बच्चियों ने मेरी तरफ देखा। मैं सोच रहा था कि वो बच्चियां अपनी माँ की लाश को देखकर रो रही है, मगर वो रो नहीं रही थी बल्कि हंस रही थी। उनकी हंसी बेहद ही डरावनी थी। वो दोनों मेरी तरफ देखकर अजीब ढंग से हंसने लगी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, उनकी दांत काले और नुकीले थे। तभी मुझे पेड़ के ऊपर से भी हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो देखा, ऊपर लटकी वो लाश भी मुझे देखकर हंस रही थी। उसकी गर्दन में रस्सी अभी भी कसी हुई थी और वो रस्सी के सहारे पेड़ की टहनी में झूल रही थी। ये सब मेरे साथ 1-2 सेकंड के अंदर ही हुआ, इतना जल्दी कि मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मुझे समझ आया कि वो कोई आम लोग नहीं हैं, मैं तुरंत उल्टे कदम वहां से अपने ट्रक की तरफ भागा। उन बच्चों की हंसने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और तुरंत ट्रक में चढ़कर अपनी सीट में जाकर बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और एक बार फिर उस तरफ देखा जहां वो खड़े थे, मगर अभी उस जगह में कोई नहीं था। बस पेड़ में एक रस्सी लटकी हुई हिल रही थी। मैं इतना तो जानता था कि जो मैंने अभी देखा वो मेरा वहम नहीं था। मैं तुरंत वहां से पूरी रफ्तार से अपना ट्रक भगाया और बस भागता रहा। तभी मेरा ट्रक एक गांव के बीच से गुजरा। मैंने देखा उस सड़क के दोनों तरफ एक गांव था, मगर वहां चारों तरफ सुनसुना था। ना कोई पालतू जानवर, ना बिजली, ना बत्ती की रोशनी, बस खामोशी और सन्नाटा पसरा था वहां। तभी मेरे ट्रक में एक जोर की आवाज हुई और मेरा ट्रक लहराने लगा। ऐसा सिर्फ तब होता है जब ट्रक का टायर फट जाता है। मजबूरन मुझे अपना ट्रक रोकना पड़ा। ट्रक से नीचे उतरकर टायर्स चेक करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पीछे मैंने जो देखा था उसके बाद तो मैं ट्रक से नीचे उतरने की सोच भी नहीं सकता था। तभी मेरी नज़र उस गांव में घूमती एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मैं साफ देख सकता था। सफ़ेद धोती पहनी हुई, सफ़ेद बालों वाली वो बूढ़ी औरत, उसकी कमर झुकी हुई थी। वो लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपने एक हाथ को ऐसे उठाया हुआ था मानो जैसे वो भीख मांग रही हो। वो हर दरवाजे पर जाकर कुछ देर खड़ी होती, फिर दूसरे घर की तरफ बढ़ जाती। वो कुछ बोल रही थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। शायद वो कह रही हो, खाने को कुछ दे दो मालिक, या माई रोटी दे, भूख लगी है। तभी उस बूढ़ी औरत की नज़र मेरे ट्रक के ऊपर पड़ी। वो धीरे धीरे लाठी टेकते हुए मेरे पास आ रही थी। तब मैंने गौर किया कि उस बूढ़ी औरत के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो अजीब ढंग से चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां भागूं। ट्रक में सामान लोडेड था। फटे हुए टायर्स के साथ चलाता तो ट्रक पलट भी सकता था। फिर भी मैंने वाहेगुरु का नाम लिया और ट्रक को स्टार्ट किया, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। वो आवाज़ करता हुआ वापस बंद हो गया। मैंने फिर कोशिश की, पर वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ।
मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वो अभी भी काफ़ी दूर थी। जब उसने मेरे ट्रक की आवाज़ सुनी और उसको लगा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसने अपनी लाठी ज़मीन में फेंकी और वो उल्टा घूम गई। उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। अब वो मेरी तरफ पीठ किए हुए ही मेरे तरफ भागने लगी। वो उल्टा भाग रही थी और इस बार उसकी स्पीड तेज थी। उल्टी भागती हुई एक बूढ़ी औरत, सोचो कितना डरावना दृश्य होगा। मैं बार बार चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और वो बूढ़ी औरत मेरे ट्रक के पास पहुंच गई और बस उसी वक्त मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने झट से गियर बदला और ट्रक को फुल स्पीड में आगे बढ़ाया। मेरा ट्रक पूरी रफ्तार से भागने लगा। मैंने गौर किया कि मेरा ट्रक अभी एकदम सीधा चल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि कोई टायर फटा हुआ है। कुछ 12-13 किलोमीटर भागने के बाद मुझे एक ढाबा मिला। मैंने उस ढाबा में अपना ट्रक रोका और नीचे उतरकर सबसे पहले मैंने ट्रक के सारे टायर्स चेक किए, मगर कोई भी टायर्स फटा नहीं था। अजीब बात थी, मुझे पूरा यकीन था कि उस गांव के अंदर मेरे ट्रक का टायर्स फटा था। ढाबे के पास एक वेटर ने जब मुझे परेशान सा देखा तो वो मुझसे बोला, परेशान सा क्यों दिख रहे हो पाजी, क्या हुआ? तब मैंने उसे पूरी बातें बता दी। तब उसने मुझे बताया कि 13 किलोमीटर पीछे बहुत साल पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गोविंदी नाम की डायन रहती थी, जो रात में भीख मांगने के बहाने लोगों के घर के बाहर जा जाकर आवाज़ देती थी। अगर कोई आदमी या औरत दरवाज़ा खोलती तो वो रोटी मांगकर ले लेती, लेकिन अगर कोई बच्चा दरवाज़ा खोलता तो वो गोविंदी डायन उस बच्चे को उठाकर ले जाती। ऐसा माना जाता था कि वो छोटे बच्चों का मांस खाती थी। एक रात गांव वालों ने उसे 2 छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाते हुए देख लिया था। जब गांव वाले उस डायन के घर में घुसे तो जो उन्होंने देखा वो देखकर वो हैरान रह गए। उसके घर के अंदर छोटे बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे। तब गांव वालों ने उस गोविंदी डायन को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके घर में आग लगा दी। उन दोनों छोटी बच्चियों की मां ने भी जंगल में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उस वेटर ने मुझे आगे बताया कि अगर वो बच्चियां और वो गोविंदी डायन आपको दिखे हैं तो पक्का आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उस रात तो मैं जैसे तैसे माल डिलीवर करके घर वापस लौट गया, मगर जो उस ढाबे के वेटर ने मुझे कहा था वो एकदम सच हो गया। कुछ दिन बाद एक हाईवे में चलते चलते मेरे ट्रक का टायर्स फटा और मेरा ट्रक डिसबैलेंस होकर सामने से आ रही रोडवेज की बस से जा टकराया। वो भिड़ंत बहुत जोरदार थी। मेरे ट्रक और उस बस के परखच्चे उड़ गए थे। मेरे ट्रक का स्टीयरिंग व्हील मेरी छाती में धंस गया था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे बस इतना ही याद है। उसके 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया और मैं करीब 3 महीनों तक बेड रेस्ट पर था। बस उसके बाद मैंने कभी नहीं ट्रक चलाया और खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ वाहेगुरु जी का, जिन्होंने मेरे सिर से मौत को टाल दिया। मगर आज भी जब मैं उस रात की वो डरावनी घटना याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी ख़त्म होती है यहीं पर। आप मुझे भूल मत जाना, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब